हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लाइकोजन के बारे में। तो ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन ग्लूकोज का पॉलीमर होता है जिसमें मेनली दो तरीके के बॉन्ड्स होते हैं। एक तो होता है अल्फा 1,4 लिंकेज, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और दूसरा होता है अल्फा 1,6 जो कि ब्रांच पे होता है। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको चीज़ें याद रखना है तो आप कैसे याद रख सकते हो कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, जैसे कि ग्लाइकोजन क्या है? तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज का पॉलीमर है। भी ग्लाइकोजन कहाँ होता है और कितना होता है? तो मेनली लीवर में और मसल में होता है। लीवर का 10% जितना वेट है वो ग्लाइकोजन की वजह से होता है, और स्केलेटल मसल का 1 से 2% जितना वेट होता है वो ग्लाइकोजन की वजह से होता है। अभी अगला क्वेश्चन होगा, क्यों है ग्लाइकोजन? क्यों पॉलीमराइज करना है? क्यों इतना मेहनत करना है? ऐसे ही ग्लूकोज को क्यों स्टोर नहीं कर सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि जितना ग्लाइकोजन का वेट होता है उतना अगर फ्री ग्लूकोज को सेल में स्टोर करेंगे तो सेल का जो ऑस्मोलाइटिक बैलेंस होता है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे सॉल्वेंट्स हो जाएंगे, सेचुरेटेड हो जाएगा। जैसे कि आप लोग अगर घर में ज्यादा पैसा है, ठीक है, तो कितने ही 500 के नोट भर के रखोगे? एक टाइम पे आप कुछ भी ज्वेलरी ले लोगे, सोना हीरा ऐसा कुछ ले लोगे जिससे स्टोरेज इजी हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट रहता है। अभी थोड़ा प्रॉपर स्ट्रक्चरल बात करें कि भाई ग्लाइकोजन में कितना ग्लूकोज स्टोर हो सकता है। तो पहले तो 55,000 जितने ग्लूकोज रेसिड्यूज होते हैं वो एक बीटा पार्टिकल बनाते हैं, और ऐसे 20 से 40 बीटा पार्टिकल मिलके एक अल्फा रोजेट बनाते हैं। तो मतलब कि अल्फा रोजेट में 10 से 20 लाख जितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक अल्फा रोजेट में स्टोर हो सकते हैं। अभी ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ पे होता है सेल में? तो साइटोसोल में स्टोर होता है ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, और ग्लाइकोजन से रिलेटेड जो भी एंजाइम्स होते हैं वो ये ग्रेन्यूल से ही अटैच रहते हैं, उसके सिंथेसिस और ब्रेकडाउन वाले। अभी पहले हम ब्रेकडाउन से स्टार्ट करेंगे। तो कैसे होता है ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन? तो ग्लाइकोजन में से ग्लूकोज फ्री करने के लिए हमें दो बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे। पहला ये हो गया अल्फा 1,4, दूसरा हो गया अल्फा 1,6। तो जो अल्फा 1,4 बॉन्ड है वो तोड़ने का काम है ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज का। तो इसमें क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है ग्लाइकोजन में, और उसके नॉन रिड्यूसिंग एंड से एक ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फ्री होता है। ऐसे वो एक एक करके निकालता रहता है। अभी ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसको ये समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। कोई भी पाथवे में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट नहीं जाता है। ठीक है, हमने देखा था ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जाता है। तो पहले उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाएगा बाय फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। अभी जैसे कि हमने देखा दो मेन टिश्यूज है जहाँ पे ये प्रोसेस होता है ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन का। ठीक है, मसल और लिवर। अभी मसल है वो ग्लाइकोजन कब तोड़ेगा? खुद को एनर्जी यूज करने के लिए। तो जब मसल में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो वो सीधा ग्लाइकोलिसिस में जाता है कि खुद की एनर्जी के लिए। पर लिवर का काम क्या है? लिवर ग्लाइकोलिसिस, लिवर जब ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करता है तो वो क्यों करता है? क्योंकि उसे ग्लूकोज दूसरों को देना है, मेनली ब्रेन को। तो वो डायरेक्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को बाहर नहीं भेजेगा। तो लिवर में क्या होगा कि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो पहले साइटोसोल में होगा, क्योंकि हमारा ग्लाइकोजन साइटोसोल में है, राइट? तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट साइटोसोल में रिलीज होगा, वहां से वो एंटर करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। वहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। तो वो इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में अलग करेगा।
उसके बाद ये ग्लूकोज और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों वापस साइटोसोल में आएंगे और वहां से लिवर ये ग्लूकोज को ब्लड में डाल देगा, ब्लड से वो बाकी टिश्यूज तक, मेनली ब्रेन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा ब्रेकडाउन का प्रोसेस है वो कैसे दिखेगा कि ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल है, उसमें से ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज ऐसे एक एक करके ग्लूकोज वन फॉस्फेट रिलीज करता रहेगा। ठीक है, अभी डी ब्रांचिंग। तो एक पॉइंट के बाद जब ब्रांच बहुत छोटा हो जाता है और स्पेशली अल्फा 1,6 लिंकेज है उसके साथ ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज डील नहीं कर सकता है, तो वो काम है दूसरे एंजाइम का जिसका नाम है ओलिगो अल्फा 1,6,2 अल्फा 1,4 ग्लूकान ट्रांसफरेज। तो ये एंजाइम क्या करता है, वो ब्रांच के जो बचे हुए ग्लूकोज रेसिड्यूज है उसको नजदीकी ब्रांच में ट्रांसफर कर देता है। तो ये उसका एक फंक्शन हो गया। और जो एंड का बचा हुआ ग्लूकोज है अल्फा 1,6 लिंकेज वाला, उसे भी वही फ्री कर देता है। तो अभी फिर से एक लंबा स्ट्रेट चेन हो गया, इसको फिर से ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज है वो ब्रेक डाउन कर सकता है। तो ब्रेक डाउन में ये दो एंजाइम्स इन्वॉल्व रहते हैं। अभी हम देखेंगे ग्लाइकोजन सिंथेसिस कैसे होता है। तो जब भी कोई भी शुगर पॉलीमर का सिंथेसिस होता है तो वो डायरेक्ट शुगर में से नहीं होता है, शुगर प्लस न्यूक्लियोटाइड मिलके शुगर और डाई न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और वो जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक की तरह यूज होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये न्यूक्लियोटाइड शुगर का क्या बेनिफिट होता है कंपेयर टू सीधा शुगर एज अ मोनोमर यूज करने में। तो पहला तो ये है कि इससे जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल हो जाता है। कैसे, तो जो पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है वो तुरंत हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में रहता है, क्योंकि जो दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज पायरोफॉस्फेट वो कंटिन्यूसली ब्रेक डाउन होता जा रहा है। अगर वो ब्रेक डाउन नहीं होगा तो हो सकता है कि एक पॉइंट पे रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जहाँ चालू करे, पर ऐसा नहीं होता है। तो वो रिएक्शन को सिंथेसिस के डायरेक्शन में रखता है। अभी दूसरा बेनिफिट क्या है कि न्यूक्लियोटाइड्स के जो एटम रहते हैं वो उस शुगर मॉलिक्यूल को पूरे कॉम्प्लेक्स को एंजाइम के साथ बाइंड करने में हेल्प कर सकते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा बाइंडिंग एनर्जी रहता है उससे एंजाइम का कैटालिटिक एक्टिविटी इंप्रूव होता है। तीसरा बेनिफिट ये है कि न्यूक्लियोटाइड ग्रुप है वो एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है, मतलब वो इजीली छोड़ देगा और जो शुगर के C1 कार्बन है जहाँ पे वो अटैच होता है उसको न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए एक्टिवेट कर देगा। और फाइनल बेनिफिट ये है कि ऐसे न्यूक्लियोटाइड अटैच करके सेल अपने ग्लूकोज का जो पूल है उसमें से सर्टेन पार्ट्स को साइड कर देता है कि भाई ये हमें ग्लाइकोजन सिंथेसिस के लिए यूज करना है। ठीक है, तो अभी ग्लाइकोजन के पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि हमने देखा था कि अलग ग्लूकोज 1 फॉस्फेट होता है, राइट। तो पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से इसमें ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है सेम एंजाइम से, दैट इज फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। अभी ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में यूरिडाइल ट्राइफॉस्फेट ऐड होता है और हमें मिलता है यूडीपी ग्लूकोज। ये एंजाइम का नाम है यूडीपी ग्लूकोज पाइरोफॉस्फोराइलेज। अभी जो ये यूडीपी ग्लूकोज है उसको जो एंजाइम है ग्लाइकोजन सिंथेज वो ब्रांच के एंड में ऐड करता रहता है, तो ऐसे जो ग्लाइकोजन की ब्रांच है वो लंबी होती जाती है। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेट चेन का सिंथेसिस कि यूडीपी ग्लूकोज बनेगा और वो ब्रांच के एंड में ऐड होता रहेगा। अभी ब्रांचिंग कैसे होगा, मतलब कि एक में से दूसरा ब्रांच कैसे बनेगा। तो इसके लिए एक अलग से तीसरा एंजाइम होता है जो है एमाइलो 1,4,2,1,6 ट्रांसग्लाइकोसिलेज। ये क्या करता है, पहले तो ये लंबी चेन ढूंढता है कि एटलीस्ट 11 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इसमें होने चाहिए।
और फिर वो एंड के 6-7 को लेके अंदर की तरफ वाले कोई दूसरे ग्लूकोज पे डाल देता है। विजुअली ये कुछ ऐसा दिखेगा कि एंड के जो 7 है उसको उठा के 11वें पे डाल दिए। अभी ये इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट 11 मॉलिक्यूल्स तो होने ही चाहिए ये एंजाइम को एक्ट करने के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर 11 ग्लूकोज पे नया ब्रांच क्रिएट करेगा। ये मिनिमम है, ठीक है, वो उससे ज्यादा लंबे में भी ब्रांचिंग कर सकता है। अभी अभी तक हमने देखा कि भाई चेन का इलोंगेशन ऐसे होता है, चेन में ब्रांच ऐसे होता है, पर चेन स्टार्ट कहाँ से होता है ये अभी तक हमने नहीं देखा है। तो चेन स्टार्ट करने के लिए एक अलग से प्रोटीन होता है जो है ग्लाइकोजेनिन। ग्लाइकोजेनिन क्या करता है, उसका जो अमाइनो एसिड है टायरोसिन 194 उस पे यूडीपी ग्लूकोज ऐड होता है। और ये काम कौन करता है? ग्लाइकोजेनिन खुद करता है। वो आत्मनिर्भर है, ठीक है, उसके पास ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, वो खुद के ऊपर ग्लूकोज अटैच कर सकता है। तो अभी क्या होगा, चेन ऐसे स्टार्ट होगा, एक ग्लूकोज ऐड हुआ, ऐसे वो 6-7 और ऐड करेगा, और इनफ चेन लेंथ हो गया उसके बाद जो है वो ग्लाइकोजन सिंथेस टेक ओवर कर लेगा, कि उसके बाद वो उसमें ग्लूकोज लगाता रहेगा। ठीक है, तो ये था ग्लाइकोजन का सिंथेसिस और ब्रेकडाउन। अभी ये पूरे प्रोसेस का हार्मोनल रेगुलेशन कैसा होता है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो जाए और आप लोग बोर हो जाओ। ठीक है, तो हम इसको छोटे छोटे वीडियोस रखेंगे, सारे ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो टॉपिक्स ही कवर करेंगे, जिससे आप कभी भी उसको देख सको और इजीली रिवीजन कर सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।